हिंदी साहित्य में आज सुनिए देश की प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी नियति। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विभावरी एक ही वाक्य बार बार दोहराए जा रही थी कि उसका भाग्य ही खराब है। जो भी काम या निर्णय लेती है वो बेकार ही जाता है। असफलता और दुखों का धागा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या हुआ, इतनी निराश क्यों हो? देखिए ना मैडम, जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। वो लोग किसी खास अपने को रखना चाहते हैं, जबकि मैं पिछले 3 साल से पूरी लगन और मेहनत से काम कर रही हूँ। मैडम, मेरा क्या होगा? मैं अपनी बच्ची को कैसे पढ़ाऊँगी? मेरा कोई भी तो सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं घर में कुछ नहीं बता सकती। घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, सास के साथ रह रही हूँ। पति? पिछले वर्ष उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या? क्यों? अपनी बीमारी से परेशान हो गए थे। 25 किलो वज़न कम हो गया था। बार बार हॉस्पिटल ले जाती, जैसे ही थोड़ा ठीक होते परहेज बंद कर देते। कितना खर्चा किया पर उन्हें नहीं बचाया जा सका, कह कर वो रोने लगी। देखो विभावरी, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। तुम अकेली होती तब भी ठीक था। तुम्हारे ऊपर एक बच्ची की जिम्मेदारी भी है। कोई पॉलिसी वगैरह है? नहीं है। मकान किसके नाम है? सास के नाम है। पति की कोई और प्रॉपर्टी, पेंशन? नहीं है मैडम, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। ओहो। विभावरी की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति जानकर उनको तनाव और चिंता सताने लगी। समस्या गंभीर थी। उसकी ज़िंदगी का सवाल था। कई बार दूसरों के दुख और समस्याएं अपने से ज़्यादा छाती से चिपक जाती हैं। सास के मन में मेरे लिए हमेशा नफ़रत रहती है। उन्हें लगता है कि मैंने उनके बेटे को मौत के मुंह में धकेला है। मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। कितना मना करती थी मैडम, पर वे नहीं मानते थे। लिवर सिरोसिस हो गया था। लिवर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा खर्चा बता रहे थे, जो हम लोगों के वश में नहीं था। मायके में तो एक दिन भी नहीं रह सकती। भैया भाभी मम्मी के साथ रहते हैं। मम्मी पापा पहले से ही नाराज़ थे, क्योंकि ये रिश्ता मैंने अपने मन से किया था। मेरा पहला ही कदम गलत पड़ा। अब मैं किस मुंह से बात करूं या उनके पास जाऊं? सास के साथ भी मैं दिन काट रही हूं। ये नौकरी छूटे इससे पहले ही विभावरी को दूसरा जॉब पकड़ना होगा। 1 आध महीना तो खिंच सकता है, मगर उसके बाद के खर्चे? उन्होंने जितने भी परिचित और मित्र थे सबको फ़ोन लगाया। लड़की होशियार है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर रही है, अकेली है। बच्ची के एजुकेशन का सवाल, हस्बैंड नहीं है। प्लीज़ उसके लायक कोई काम हो तो बताइए। अकेली है, हस्बैंड नहीं है, ऐसा क्यों बोलती हूँ मैं? यकायक उन्हें अपने बोले शब्दों पर आपत्ति और आत्मग्लानि हो उठी। अकेली है तो क्या जिंदा नहीं रहेगी? खाना नहीं खाएगी? कपड़े नहीं पहनेगी? हस्बैंड नहीं है तो क्या रोती रहेगी? एक तो पहाड़ सी जिंदगी बिना किसी सहारे के छोड़ गया, ऊपर से आत्महत्या कर ली। क्या सुख दिया उसे? हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही और अब सास के ताने सुन रही है। देखिए, लड़की स्मार्ट है, बातचीत भी बहुत अच्छे से करती है, रिसेप्शन पर काम कर सकती है। फिर आप तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दे सकती हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता। आजकल के बच्चे सब कुछ सीखे हुए होते हैं, बस उन्हें एक नौकरी या चांस भर मिल जाए, वे सबको संभाल लेते हैं। ऐसा ना हो कि वो हमारे संस्थान पर बोझ बन जाए। वे क्या कहती, सामने वाले के तर्क इतने ठोस होते कि वे निरुत्तर रह जाती। उनके दिमाग में सरकारी योजनाओं से लेकर अपने निजी व्यवसाय करने के सैकड़ों आइडिया आ जा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे स्वयं बेकार हुई जा रही हैं। विभावरी अपने स्तर पर भी कोशिश कर रही थी। कई जगह उसने आवेदन दे दिए थे, पर उसका मानना था कि हर जगह सिफारिश लगती है। एमए के बाद उसने कोई क्रैश कोर्स भी नहीं किया था। स्कूल में पढ़ाना भी उसके लिए संभव नहीं था। क्या करती रही तुम 10 साल? क्यों नहीं सोचा कि मुसीबत कभी भी आ सकती है? कैरियर की एक रेखा ही खींच लेती। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। उनकी झुंझलाहट जानकर विभावरी ने अपने कदम पीछे हटा लिए। सॉरी विभावरी, दरअसल मैं तुमको लेकर बेहद परेशान हूँ। घर जाती हूँ तो सास सवाल करती है। बेटी की उदास आंखें मुझे देखती रहती हैं। नीचे के फ्लैट में जेठ जेठानी किराए से रहते हैं, तो उनकी निगाहें गड़ी रहती हैं कि कब मौका मिले और मेरे खिलाफ सास को भड़काया जाए। उनकी निगाह अब इसी मकान पर है, मैं जानती हूँ।
कि भजन पूजन जब तब करने वाली मेरी सास अंततः उन्हीं को ये मकान देंगी। मैं तो चारों तरफ से घिरी हूँ मैडम। अब नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में नई संभावनाओं के दरवाज़ों पर दस्तक दे सकूं। उनकी नसीहतों से उसकी समस्या हल होने वाली नहीं थी। यथार्थ सामने था, अपने पंजे फैलाए हुए। वे बरामदे में बैठी थी। अंदर गैस पर चाय उबल रही थी। विभावरी का चेहरा, आंसू भरी आंखें और थकी थकी देह उन्हें बार बार दिखाई दे रही थी। अखबार में छपे नौकरी के विज्ञापनों को उन्होंने नोट कर लिया था, बल्कि कईयों से बात भी कर ली थी। पति को गुजरे साल भर नहीं हुआ और लड़की पर इतने तरह के दबाव। मकान और संपत्ति सब यहीं पर रह जाते हैं, कौन छाती पर लाद कर ले जाता है, पर घर में अपनों को ही नहीं रहने देते। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का क्या किया जाए, हे प्रभु। विभावरी बता रही थी, मैडम मैं किसी से हंसकर बात कर लूं या जरा से अच्छे कपड़े पहन लूं तो सास नाराज़ हो जाती हैं। ऑफिस में लोग अजीब सी निगाहों से देखने लगते हैं। बाहर से सब सहानुभूति दिखाते हैं, पर व्यवहार में वही सदियों पुरानी सोच रहती है। इतनी बारीक और छोटी बातें कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपको यहाँ नहीं ठहरना है, जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। उनको लगता है कि मुझे विधवा जैसा दिखना भी चाहिए, एकदम पुरानी मानसिकता। कपड़े तो पहनोगी, बाहर निकलोगी तो सलीके से तैयार होकर ही जाओगी। बेटे के जाने के बाद उन्हें रंगों से नहीं, मुझसे चिढ़ हो गई है। उनकी आंखों में भरी दुत्कार से मेरा पूरा शरीर सिहर जाता है। विभावरी को वहाँ के माहौल से निकालना होगा। वहाँ रहकर तो पागल हो जाएगी या डिप्रेशन में चली जाएगी। वे 24 घंटे उसी के बारे में सोचती रहती। कोई किराए का कमरा देख लो। किराया कहाँ से आएगा? सैलरी देते हैं 12,000 और साइन करवाते हैं 30,000 के बाउचर पर। अभी एक छत है, यही सोचकर सब बर्दाश्त कर रही हूँ। विभावरी का तर्क सही था। मैडम आपका फ़ोन। बाई ने आकर उन्हें मोबाइल पकड़ाया। कौन है? सीमा जी। कोई 24 घंटे के लिए बाई हो तो बताइए। मुझसे तो घर नहीं संभाला जा रहा है। ऑफिस देखूं या घर? माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। प्रिया थी तो पता ही नहीं चलता था। उनका पुराना परिचित दिनेश देर तक उन्हें अपनी परेशानियां गिनाता रहा। उधर विभावरी अकेली है, इधर दिनेश। इधर उसकी माँ अकेली है, उधर विभावरी की बेटी। विभावरी को एक घर की ज़रूरत है, दिनेश को घर संभालने वाली महिला की। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये दोनों मिल जाएं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी ये सब सोचना ठीक नहीं होगा। दूसरी शादी के बारे में उन दोनों के क्या ख्यालात हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। विभावरी को तो ये लोग और समाज ताने मार मार कर जीने भी ना देगा, लेकिन फिर समाज, फिर लोग, तुम भी तो वही सोचती हो, वैसे ही देखती हो। तुम भी तो डांवाडोल होती हो, पर सोचो कितनी बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ओ परमात्मा, कोई तो राह दिखा। अंतर मन में बैठे प्रभु, तुम ही राह दिखाओ। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगीं। विभावरी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछिए ना मैडम, अब बुरा लगने की गुंजाइश ही खत्म कर दी। अगर तुम्हें कोई परिवार या व्यक्ति मिल जाए तो तुम शादी करना चाहोगी? तुम्हारी उम्र कम है, पूरा जीवन सामने पड़ा है। तुम्हारा हंसना, बोलना, पहनना, ओढ़ना सब कुछ पति नाम के प्राणी के साथ जुड़ा था, वो चला गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। पाखंडी लोगों ने 100 तरह के बंधन बना दिए हैं। मैडम इतनी जल्दी? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है। जल्दी से क्या मतलब? लोग कहेंगे इधर पति मरा, उधर दूसरी शादी कर ली। लोग ये नहीं कहेंगे कि इधर पति मरा और उधर नौकरी छूट गई, सास का व्यवहार बदल गया, भाई भाभी मकान छीन लेना चाहते हैं, तो तुम जाओ तो जाओ कहाँ? क्या लोग तुम्हारी परेशानियाँ शेयर करेंगे? वे लगातार बोले जा रही थीं। दूसरी तरफ खामोशी थी, केवल रुक रुक कर सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। सोच लो विभावरी, तुम पति को याद करके रो रही हो या तुम्हारे मान सम्मान पर जो चोट पहुंचाई जा रही है उससे आहत होकर रो रही हो, घायल चिड़िया की तरह। बिना जवाब दिए ही विभावरी ने फ़ोन रख दिया था। उधर उन्होंने दिनेश को फ़ोन लगाया। मैंने कई जगह बोल दिया है। हाँ, 1-2 एजेंसी के नंबर भेज रही हूँ, वहाँ से मैंने 2 बार मेड हायर की थी। आपका अनुभव कैसा रहा था? ठीक ठाक। पीछे तो सबके लगना पड़ता है, पर सहूलियत हो जाती है। दिनेश, लड़कों के लिए तो दूसरी शादी समाज तथा परिवार तुरंत अलाउ कर देता है। क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें दूसरी शादी पर जोर नहीं दे रहे हैं?
सीमा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रिया को गए महज 11 महीने हुए हैं। मेरा दुर्भाग्य कि अपनी आंखों के सामने उसे जाता हुआ देख कर भी कुछ नहीं कर पाया। सब बेकार है, सारी मेडिकल सुविधाएं, सारे स्पेशलाइजेशन। अंतिम सत्य एक ही है, मृत्यु। सबको जाना है, कब इंसान की मौत आ जाए कोई नहीं जानता। दिनेश भावुक हो उठा था। आई एम सॉरी दिनेश, मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहती थी, पर तुम्हारी तरह और भी लोग हैं दुखी, अकेले, समाज और परिवार द्वारा उपेक्षित, सहारे की तलाश में, पार्टनर की तलाश में। सीमा जी, आपको हर बात मजाक लगती है। आप संबंधों की गंभीरता को समझती भी हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रिया को भुलाकर दूसरी शादी कर लूँगा? आपको बाई ढूंढने के लिए कहा था, शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए नहीं। दिनेश, नाराज़ होना तुम्हारा हक है, माफ़ी चाहती हूँ अगर तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुँची है तो, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मुझे क्या, भाड़ में जाओ। मेरे दादा ठीक कहा करते थे कि कोई तुमसे कह रहा है कि मैं कुएं में कूद रहा हूँ तो ना तो रोको और ना समझाओ, बल्कि सीधे सीधे कह दो कूद जाओ। देखना, वो व्यक्ति ना तो कूदेगा, ना दोबारा कूदने की धमकी देकर ब्लैकमेल करेगा। मैडम, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप पर विभावरी का मैसेज था। अपने और अपनी बेटी के भविष्य की सुरक्षा, अपने सपनों को साकार करने का संकल्प और रोज़ रोज़ की बातों से, तानों से, शंकित निगाहों से मुक्ति के लिए कोशिश करो। अगर मैं दूसरी शादी के बारे में सोचती भी हूँ तो मेरी सास मुझसे रिश्ता तोड़ देंगी, मेरी बेटी का कोई नहीं रह जाएगा, सारे रिश्ते ही टूट क्या ख़त्म हो जाएंगे। सौतेले पिता का व्यवहार कैसा रहेगा, बस यही सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ। इसी तरह की शंका कुशंकाओं के बीच विभावरी ने लगभग 4 महीने निकाल दिए थे। वो भी इंतज़ार कर रही थी कि विभावरी कुछ तो तय करेगी। रात्रि के 10 बजे होंगे। वे रेडियो पर गाने सुन रही थी। कमरे में हल्का सा प्रकाश था, खिड़की से चांद दिख रहा था। सड़क पर लोग घूम रहे थे कि तभी उनका मोबाइल बजा। देखा तो विभावरी का फ़ोन था। मन किया ना उठाए। जब ज़िंदगी का पहिया गोल गोल ही घूमना है तो क्यों उसको देखा जाए। जिसका जब मन होता है तब फ़ोन लगा लेता है, जब जो बातें सुनानी होती हैं सुना देता है। बिल्कुल नहीं उठाऊंगी, न बात करूंगी। पर लगातार उसका फ़ोन आ रहा था। 8 मिस कॉल। एकाएक ही उनका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सारा क्षोभ काफूर हो गया। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया। हाँ बोलो विभावरी, इस वक्त कैसे फ़ोन किया? मैडम, उधर विभावरी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियाँ थम नहीं रही थीं। मैडम, जिन बातों और परिस्थितियों को मैं टालती आ रही थी वही घटित हो गई। क्या? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। ऐसे कैसे निकाल दिया? वो तुम्हारा भी घर है या नहीं? वो मेरे नाम नहीं है ना। वे कई दिनों से कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी मुझे निकालने का। लोग उनके कान भर रहे थे। वो उन सबकी बातों में आ गई और मुझे कह कर वो फिर फपक कर रोने लगी। अच्छा, पहले तुम रोना बंद करो। बेटी कहाँ है? मेरे साथ। सामान क्या क्या है? कपड़े और मेरे डॉक्यूमेंट्स, बाकी तो सब उन्हीं का है। अब क्या करोगी? पता नहीं कहाँ जाऊँ। पुलिस के पास, थाने। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तुम्हें वापस घर में ले जाएगी। पर मैडम, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ दिन तो रहना ही होगा, वरना सड़क पर आ जाओगी। मैं तुम्हें रख सकती हूँ, पर तुम्हारा हक तुम्हें मिलना चाहिए। ये सारे तमाशे नहीं चलेंगे कि जो उन्हें पसंद नहीं है अगर वही तुम करती हो तो ये नाराज़ होकर तुम्हें घर से ही निष्कासित कर दें। ये पुरानी फिल्मों की नायिकाओं की तरह रोना धोना बंद करो और इसी वक्त जाओ। लोग क्या कहेंगे कि स्वर्गीय पति की माँ के खिलाफ थाने पहुँच गई। लोग ये भी तो कहेंगे कि स्वर्गीय बेटे की पत्नी को घर से निकाल दिया है। तुम्हें लोगों की बातें सुननी है, स्वयं को जलालत से बचाना है। विभावरी का रोना बंद हो गया था। उसने फ़ोन भी बंद कर दिया था। वे स्वयं पर झुंझला रही थी कि बजाय मदद करने के भाषण सुना दिया। रात में वो कहाँ जाएगी ये तो पूछा नहीं। जानती नहीं हो, बेसहारा महिलाओं के साथ महिलाएं ही सबसे ज़्यादा क्रूर व्यवहार करती हैं। पता नहीं वो घर के अंदर आने भी देगी या नहीं। उनका मन बुरी तरह से घबरा रहा था। उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली और विभावरी के पास चल दी। रात्रि के 11 बज गए थे। सड़कों पर गाड़ियां तेज़ रफ्तार से आ जा रही थीं। दुकानें बंद हो गई थीं। पान, सिगरेट, गुटखा आदि की गुमटियां खुली थीं। अभी कुछ दिन पहले ही किसी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी, इसलिए सड़क पर पुलिस गश्त लगा रही थी। विभावरी, उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई। मैडम,
विभावरी दौड़कर उनके गले से लिपट गई। अगर तुम्हारे पति ने इस मकान में तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया होता तो आज तुम बाहर नहीं होती। उन्हें क्या पता था? थाने गई थी? नहीं। घरेलू झगड़ा है, कोई क्या करेगा। मार पीट दहेज प्रताड़ना की भी तो बात नहीं है। रात में घर से निकालना, वो भी छोटी बच्ची के साथ, ये भी तो अपराध है, हिंसा है। विभावरी चुप रही। चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर, बाद में निपटेंगे। वे दोनों गाड़ी तक आईं। ऊपर की खिड़की का पल्ला खुला। किसी ने झांक कर देखा कि विभावरी किसके साथ जा रही है। रास्ते पर दोनों खामोश रहीं। विभावरी की गोद में उसकी बच्ची लेटी थी। वे धीमी गति से गाड़ी चला रही थी। विभावरी, जी मैं जल्द व्यवस्था कर लूँगी मैडम। वे फिलहाल विभावरी की तत्कालिक व्यवस्था के बारे में नहीं सोच रही थीं, वे तो उसके आने वाले कल के बारे में सोच रही थीं। सुबह जब वे उठी तो देखा विभावरी ने चाय बनाकर रख दी थी। उनको चुप देखकर विभावरी सहम सी गई। दिनेश जी, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? कोई ज़रूरी काम है? हाँ, यही मान लो। वे मन ही मन पूरी इबारत तैयार कर रही थीं कि शुरुआत किस वाक्य से करेगी। सबसे प्रभावशाली मार्मिक बिंदु कौन सा हो सकता है? बात ऐसी हो कि दिनेश सोचने पर मजबूर हो जाए। विभावरी की तरह दिनेश को भी अपना सच जानना चाहिए। वे जानती हैं कि दिनेश इस बात पर भरोसा किए बैठा होगा कि उसे भी कुंवारी कम उम्र की लड़की मिल जाएगी। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी गरीबी से घबराकर अपनी बेटियों का ब्याह विधुर आदमियों से कर देते हैं। आधे घंटे बाद दिनेश आ गया। वो थोड़ा सा दुबला हो गया था। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी। सफ़ेद बालों में कलर नहीं किया था। उसके चेहरे की चमक चली गई थी। बताइए, कैसे याद किया? विभावरी, उन्होंने विभावरी को पुकारा। जी मैडम, नमस्ते। विभावरी ने बिना परिचय कराए ही नमस्ते की। चाय लाऊं? नहीं, बैठो। दिनेश, ये विभावरी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर थी। इनकी एक बेटी है 8 वर्ष की। इनके पति की पिछले साल डेथ हो गई थी। ये कल तक सास के साथ रहती थी। इनके पास इनके पति द्वारा छोड़ी गई कोई संपत्ति नहीं है। बच्ची की जिम्मेदारी है। आप मुझे क्यों बता रही हैं? दिनेश, अभी तो तुम्हारा जीवन और घर गृहस्थी बाइयों के भरोसे चल रहा होगा, पर कब तक? माँ भी धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएंगी। मैं बिना किसी लाख लपेट के कह रही हूँ कि बिना पार्टनर के जीवन बहुत मुश्किल होता है। तुम दोनों की उम्र कम है। अगर तुम फैसला लेते हो शादी का तो तुम दोनों का ही जीवन संभल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान अकेला नहीं रह सकता है, बहुत मज़े से रह सकता है। पर आपने इतना बड़ा प्रस्ताव अचानक ही रख दिया जिसके बारे में मैंने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक ही होता है दिनेश। मुझे माँ से बात करनी होगी और सबसे बड़ी बात, मुझे स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। रही बात इनके जॉब की तो मैं बात करके देखता हूँ। देखिए, उसे किसी की दया या सहानुभूति नहीं चाहिए। आप मेरे सहयोग के भाव को दया या सहानुभूति कहकर छोटा कर रहे हैं। नहीं, मैं हर जगह विभावरी का सम्मान चाहती हूँ। कोई उसकी तरफ दैन्यता की नज़र से देखे, ये मुझे स्वीकार नहीं। आप स्त्री अधिकारों की वकालत कर रही हैं। आप चाहें तो विभावरी से बात कर सकते हैं। जब मन में कुछ इस तरह का भाव पैदा होगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा, कहकर दिनेश उठकर चला गया। दिनेश को यूं नाराज़ जाता हुआ देखकर उनका मन दुख से भर गया। निराशा भी मन को विचलित करने लगी। आज भी कितनी लड़ाइयाँ स्त्री के लिए लड़नी पड़ती है। कुदरत ने जैसा उसे बनाया वैसा कोई क्यों नहीं स्वीकार करता है। ये स्त्री विमर्श की आंधियाँ कहाँ जाकर खामोश हो गईं? स्त्री अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने वाले कहाँ छुप गए? कौन समझाए इन्हें कि एक शादीशुदा परित्यक्ता या विधवा औरत के लिए कितना मुश्किल होता है परिवारों में रहना। एक जवान लड़की और उसकी किशोर वय की लड़की की जिम्मेदारी लेकर बैठी हैं वो। कहाँ रहेगी और कैसे उसका खर्च चलेगा? एक कमरे के फ्लैट में स्वयं तो ठीक से रह नहीं पा रही हैं, ऊपर से इन दोनों को साथ में रखना। ममता, क्या कोई फ्लैट खाली है या एक आध कोई कमरा? मेरी रिलेटिव को चाहिए। माँ बेटी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरे आसपास ही रहें। वे अपनी दोस्त से बात कर रही थी। विभावरी एक एक बात सुन रही थी। वो अपराध बोध से भरी थी। काश उसकी सास ने थोड़ा समय और दे दिया होता, पर उन्हें तो लग रहा था कब विभावरी से पीछा छूटे। मेरा नहीं तो अपनी पोती का ही ख्याल कर लेती। रिश्तों में आया रूखापन, परायापन और कठोरता उसे छलनी किए दे रही थी। जेठ जिठानी, उन्होंने भी एक बार नहीं रोका, न सास को समझाया।
लगता है पहले से ही कोई प्लानिंग चल रही थी। मैडम, आप तो मेरा जॉब लगवा दीजिए। जॉब लगते ही मैं एक छोटा सा रूम ले लूँगी। निमिषा के बारे में सोचकर डर लगने लगता है। बात कर रही हूँ, लेकिन आजकल हर काम मुश्किल हो गया है। जीवन का एकांत जो जी ले, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं है, वरना सबके इशारों और इच्छाओं पर घूमते रहो। मैडम, आपका जीवन एक रहस्यनामा है। विभावरी, तुम्हें तो कोई संशय नहीं है? नहीं मैडम। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 4 हफ्ते यूं ही निकल गए थे, फ़ोन पर बात करते, बाहर भटकते हुए, इंटरव्यू देते हुए। विभावरी की बड़ी बड़ी आंखों में घुमड़ते आंसुओं को देखकर उनका हृदय फटने लगता, मन अधीर हो उठता, पर वे विभावरी के सामने कमज़ोर नहीं होना चाहती थीं। यूँ तो विभावरी से उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। अपनी रिसर्च के सिलसिले में वे जिस संस्थान में जाती थीं, वहीं विभावरी काम करती थी। तभी विभावरी से पहचान हुई थी, बातचीत होती थी। विभावरी उनका हर काम कर देती थी। वे विभावरी से जुड़ गई थीं आत्मिक रूप से। मैडम, किसी को केयर टेकर की ज़रूरत हो तो मैं वो भी कर लूँगी। विभावरी शायद पूरी तरह से हार चुकी थी। पैसों की ज़रूरत ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। वो शनिवार का दिन था। शनिवार को सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहती है। दिनेश की भी छुट्टी थी। दिनेश का सारा दिन बाइयों से काम करवाते हुए और घर की देख रेख में बीत जाता था। बूढ़ी बीमार माँ की तकलीफ़ें और समस्याएं भी बढ़ती जा रही थीं। क्यों नहीं, एकाएक उनके मन ने कहा, क्यों नहीं मैं पार्टनर चाहता हूँ। प्रिया तो चली गई, मैं उसकी चीज़ों को, स्मृतियों को, उसकी विरासत तक को नहीं संभाल पा रहा हूँ। सीमा जी कितना बड़ा सच कह रही थीं। अकेले यूँ हैरान होते हुए कितने दिन जिया जा सकता है। सीमा जी, क्या मैं विभावरी से अलग से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि आप उससे बात करें, उससे मिलें। आज वो अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। शाम को आता हूँ। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, मन ही मन जैसे प्रार्थना कर रही हूँ। निमिषा को बताने या उससे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी विभावरी का जीवन मझधार में है, निमिषा का नहीं। विभावरी, एकदम स्पष्ट बात करना, लेकिन शर्तें मत रखना। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत शर्तों पर नहीं चलते हैं। जी। 5 बजे दिनेश आया। वे निमिषा को लेकर सामने वाले पार्क में चली गईं। उनका मन धुक धुक कर रहा था। पता नहीं ये दोनों क्या निर्णय लेते हैं। जब वे वापस लौटी तो दिनेश बाहर जाने को तैयार खड़ा था। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। बताओ, क्या आप मेरी माँ से मिलेंगी? ज़रूर। कल लंच साथ में लेते हैं, आप लोग आइए। शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल गया था। स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं चली थी। परिंदों का कलरव आसपास के वातावरण को स्पंदित कर रहा था। निमिषा टीवी देख रही थी। लंच के लिए जाने के पहले वे मन ही मन फिर अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगीं। विभावरी के चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में भविष्य की परछाइयाँ। कितने लांछन, कितनी गालियाँ, कितनी बातें सुनी हैं और सुननी पड़ेगी, लेकिन वो स्वयं को संभाले हुए थी। हाँ ना के बीच झूलती ये दोपहर उसके जीवन में निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी। 3-4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। लौटते हुए दिनेश ने विभावरी को डायरी भेंट की और निमिषा को चॉकलेट। मैं कल आता हूँ। उनकी सांसें अटक गईं। कल क्या बताएगा ये आदमी? कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा है? विभावरी ने सब कुछ तो बता दिया है, अब और क्या जानना चाहता है? रात भर वे बेचैनी में जागती ऊँघती रहीं। एक एक पल मुश्किल से कट रहा था। हे परमात्मा, तूने स्त्री का तन मन ऐसा क्यों बनाया है? ठीक 9 बजे दिनेश आ पहुँचा। चाय? जी। क्या सोचा? दिनेश ने विभावरी की तरफ देखा जो निमिषा के बाल संवार रही थी। कोई दुविधा, कोई शंका? वे जोर देकर पूछ रही थीं। दिनेश शायद कहने में संकोच कर रहा था, पर वे समझ गई थी कि दिनेश निमिषा को लेकर दुविधा में था। देखो भाई, मैं हूँ अकेली, बूढ़ी होती जा रही हूँ, मुझे भी कोई ना कोई चाहिए। सोच रही हूँ निमिषा को मैं अपने साथ रख लूँ। पास में ही घर है, छुट्टी के दिन आना जाना बना रहेगा। ये संसार मिलजुल कर चलता है। क्या? विभावरी आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। क्यों, क्या तुम्हारी बेटी मेरी कुछ नहीं लगती? कहो तो कानूनन गोद ले लूँ। मैडम, विभावरी, जिंदगी संवारनी है तो रिश्ते तो संवर ही जाएंगे। उन्होंने ये बात जिस अंदाज में कही थी, विभावरी समझ गई थी कि मैडम की इस बात में भी कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं।
किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे मन में ये भावना तो नहीं है कि घर परिवार संभालने के लिए एक महिला मिल गई है? सीमा जी, आप जो समझना चाहें समझें, बीज आपने ही डाला था, मेरा निर्णय यही है। दिनेश उनकी बात सुनकर बोला। विभावरी, तुम्हारा क्या सोचना है? ऐसा कतई मत सोचना कि मैं तुम पर दबाव डाल रही हूँ। ऐसा भी मत सोचना कि आज तुम बेघर हो, बेसहारा हो। तुम किसी की ज़िंदगी के साथ जुड़ रही हो तो तुम भी अपनी ज़िंदगी उन्हें दे रही हो, बराबरी की हिस्सेदार हो। कोई दया, कोई एहसान, कोई सहानुभूति नहीं। थैंक यू मैडम। विभावरी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ते उमड़ते रुक गया। उसने मन ही मन कहा, बहुत रो लिया, अब और नहीं रोना है। अभी तो तैयार होना है एक नई चुनौती के लिए जो परिवार से मिलने वाली है। विभावरी ने दिनेश की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई एक सकारात्मक और सार्थक कहानी नियति। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।